दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का इंडिगो चैप्टर, जिसे लुईस फिशर ने लिखा है। इंडिगो लुईस फिशर की किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक पार्ट है। इसमें लेखक ने बताया कि कैसे महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का हल किया। यह बात आजादी से पहले की है। वहाँ अंग्रेज जमींदार किसानों से जबरदस्ती इंडिगो यानी कि नील उगवाते थे और उन्हें बहुत कम पैसे देते थे। गांधी जी ने उनकी मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के जरिए किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। 1942 में जब लेखक पहली बार गांधी जी के उनके सेवाग्राम आश्रम में मिले तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने ब्रिटिशों को भारत से बाहर निकालने की कोशिश करने का फैसला कैसे लिया। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने यह डिसीजन 1917 में लिया था। तो दोस्तों अब इसके बाद हम इनके फ्लैशबैक की कहानी सुनते हैं। दिसंबर 1916 में गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वर्सेशन के लिए लखनऊ गए थे। उस समय वहां पर 2301 प्रतिनिधि और कई विजिटर मौजूद थे। गांधी जी ने याद करते हुए बताया कि उस दौरान एक किसान मेरे पास आया जो किसी भी भारतीय किसान जैसे ही दिखता था, गरीब और दुबला पतला, और उसने कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे जिले आइए। गांधी जी ने उस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना था। चंपारण भारत के हिमालय की तटहटी में नेपाल के पास था। चंपारण के फार्मर पुराने रूल्स के तहत जमींदारों के साथ शेयर क्रॉपिंग पर काम करते थे। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। वह पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत दृढ़ निश्चित था। वह कांग्रेस सम्मेलन में जमींदारी व्यवस्था की अन्यायपूर्ण प्रथा के खिलाफ शिकायत करने आया था और किसी ने शायद उसे कहा था गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में एक मीटिंग में जाना है और भारत के अन्य हिस्सों में भी कुछ काम है। लेकिन शुक्ला बहुत जिद्दी थे। वह जहाँ जहाँ गांधी जी गए वह उनके साथ साथ गए। जब गांधी जी अपने अहमदाबाद के पास वाले आश्रम लौटे तो शुक्ला वहाँ भी उनके पीछे पहुँच गए। कई हफ्तों तक वह गांधी जी के पास से हटे नहीं। वह बार बार कहते, एक तारीख तय कर दीजिए। गांधी जी शुक्ला की लगन और उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मुझे फला तारीख को कलकत्ता में रहना है, वहाँ मुझे मिलना और फिर हम साथ चलेंगे। कई महीने बीत गए। तय दिन पर शुक्ला कलकत्ता में गांधी जी का वेट करते रहे। जैसे ही गांधी जी पहुंचे और फ्री हुए, दोनों ही साथ में बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। पटना में शुक्ला गांधी जी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर कांग्रेस पार्टी और फिर भारत के राष्ट्रपति बने, उनके घर ले गए। लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे। उनके नौकर शुक्ला को पहचानते थे। उन्हें पता था कि यह गरीब किसान इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए बार बार साहब से मिलना चाहता है। इसलिए उन्होंने शुक्ला और गांधी जी को बाहर के आंगन में ठहरने दिया। लेकिन नौकर को यह नहीं पता था कि गांधी जी कौन है। उन्होंने सोचा कि वे भी कोई साधारण किसान है, इसलिए उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी निकालने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह अछूत हुए तो उनकी बाल्टी से गिरी हुई बूंद पूरे कुएं का पानी अशुद्ध कर देगी। गांधी जी ने सोचा कि चंपारण जाने से पहले वे मुजफ्फरपुर जाएंगे, क्योंकि वहां से उन्हें किसानों की स्थिति के बारे में ज्यादा और सही जानकारी मिल सकती थी, जो राजकुमार शुक्ला ठीक से नहीं बता पा रहे थे। इसलिए गांधी जी ने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को टेलीग्राम भेजा। कृपलानी जी मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे और गांधी जी से उससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। गांधी जी की ट्रेन 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंची। वहाँ प्रोफेसर कृपलानी बहुत सारे छात्रों के साथ स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जी 2 दिन तक सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रोफेसर मलकानी जी के घर रहे। गांधी जी ने कहा, उन दिनों किसी सरकारी अध्यापक का मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर ठहराना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि छोटे शहरों के लोग सरकार के खिलाफ बोलने वालों का साथ देने से डरते थे। गांधी जी के आने की खबर और उनके मिशन की चर्चा मुजफ्फरपुर और चंपारण में तेजी से फैल गई। चंपारण के किसान पैदल और बैलगाड़ियों में बैठकर गांधी जी से मिलने आने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी जी से मिलने आए। वे अक्सर किसानों के केस अदालत में लड़ते थे।
उन्होंने गांधी जी को किसानों के मुकदमों के बारे में बताया और अपनी फीस के बारे में भी जानकारी दी। गांधी जी ने वकीलों को डांटा कि वे गरीब किसानों से इतनी ज्यादा पैसे क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें अब ऐसे मामलों को अदालत में ले जाना बंद कर देना चाहिए। अदालतों में जाने से किसानों का ज्यादा फायदा नहीं होता। जहाँ किसान इतने डर और अत्याचार में जी रहे हो, वहाँ कानून की मदद बेकार है। असली राहत तो तब मिलेगी जब वे डर से मुक्त होंगे। चंपारण जिले की ज्यादातर खेती योग्य जमीन अंग्रेज जमींदारों के पास थी और वहाँ भारतीय किसान बटाई के रूप में काम करते थे। मुख्य फसल इंडिगो यानी कि नील की थी। जमींदारों ने किसानों पर जबरदस्ती यह नियम लागू किया कि वे अपने जमीन का 15% हिस्सा इंडिगो की खेती करने के लिए रखे और फिर पूरी इंडिगो की फसल जमींदारों को किराए के रूप में दे दे। यह सब लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया जाता था। थोड़े समय बाद जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील बनाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह था कि अब असली नील जो किसानों द्वारा उगाते थे उसकी जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि जो जर्मनी का सिंथेटिक इंडिगो था वो सस्ता पड़ा था और जो वो किसानों से उगवाते थे वो महंगा पड़ता था। पर उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते इसलिए वो फंस गए थे। अब इसके बाद वो एक मास्टरमाइंड प्लान बनाते हैं। अंग्रेज जमींदार किसानों से कहते हैं कि वे किसानों से कंपनसेशन लेकर इंडिगो की खेती वाले 15% वाले नियम से मुक्त कर देंगे। कई किसान खुशी खुशी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन कुछ किसानों ने कंपनसेशन देने से इनकार कर दिया और वकील रख लिए। तो जमींदारों ने उन्हें डराने के लिए गुंडे भेजे। इसी बीच यह खबर फैल गई कि अब नील की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब कृत्रिम नील बन रही है। तो जो अनपढ़ किसान थे, जो कंपनसेशन दे चुके थे और साइन कर चुके थे, वे अपना पैसा वापस मांगने लगे। यही वह समय था जब गांधी जी भी चंपारण पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले सच्चाई जानने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेज जमींदारों की संस्था के सचिव से मुलाकात की, लेकिन सचिव ने कहा, हम किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी ने जवाब दिया, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। इसके बाद गांधी जी ने तिरुवन डिवीजन के ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मुलाकात की, लेकिन गांधी जी के अनुसार वह मुझे डराने धमकाने लगे और कहा कि तुरंत यह इलाका छोड़ दो। गांधी जी ने कमिश्नर की बात नहीं मानी और चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए। कई वकील उनके साथ थे। जब गांधी जी स्टेशन पहुंचे तो बहुत बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक घर को अपना हेडक्वार्टर बनाया और किसानों की परेशानियों की जांच जारी रखी। इसी दौरान खबर आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी जी ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। अगली सुबह वे हाथी पर बैठकर वहां जाने निकले, लेकिन रास्ते में ही पुलिस अधिकारी का एक सिपाही उन्हें पकड़कर बोला कि वे तुरंत शहर लौट आए। गांधी जी वापस लौट आए। वहां उन्हें एक सरकारी नोटिस दिया गया कि वे चंपारण को तुरंत छोड़ दे। गांधी जी ने वह नोटिस लिया, रसीद पर साइन की और नीचे लिख दिया कि वे इस आदेश की अवहेलना करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगली दिन अदालत में पेश होने का समन भेजा गया। उस रात गांधी जी पूरी रात जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा कि वे बिहार से अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ मोतिहारी आए। उन्होंने अपने आश्रम को निर्देश भेजा कि वायसराय यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रमुख को पूरी रिपोर्ट भी टेलीग्राम से भेजे। अगली सुबह मोतिहारी शहर किसानों से भर गया। हजारों किसान इकट्ठा हो गए। उन्हें गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के कामों के बारे में कुछ पता नहीं था। बस इतना जानते थे कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते हैं। वह सरकार के झगड़े में फंस गए हैं। उनकी यह स्वतः हुई सभा ब्रिटिश हुकूमत के डर से आजादी की शुरुआत थी। सरकारी अफसर गांधी जी के बिना कुछ कह नहीं पा रहे थे। गांधी जी ने भीड़ को कंट्रोल करने में उनकी मदद की। वे विनम्र और शांत बने रहे। इससे अंग्रेज अफसरों को यह साबित हुआ कि उनकी ताकत को भारतीय अहिंसा और एकता से चुनौती दी जा सकती है। सरकार घबरा गई। सरकारी वकील ने अदालत में मुकदमा टालने की अनुमति मांगी, क्योंकि वे अपनी ऊपरी अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे। गांधी जी ने मुकदमे में देरी का विरोध किया। उन्होंने अदालत में एक बयान पढ़कर अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा कि वे दो कर्तव्यों यानी कि ड्यूटी के बीच फंस गए हैं।
एक ओर कानून तोड़ने का बुरा उदाहरण नहीं देना और दूसरी ओर मानवता और राष्ट्र की सेवा करना, जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार का आदेश असम्मान का कारण नहीं, बल्कि अपने कॉन्शियस की आवाज और ऊंचे नैतिक कर्तव्य का कारण नहीं माना। फिर उन्होंने अदालत से कहा कि जो सजा बनती है वह उन्हें दे दी जाए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह 2 घंटे बाद फैसला सुनाएगा और गांधी जी से उन्हें 2 घंटे की जमानत देने को कहा। गांधी जी ने जमानत देने से इनकार कर दिया। फिर भी जज ने उन्हें बिना जमानत छोड़ दिया। जब अदालत 2 घंटे बाद फिर से बैठी तो जज ने कहा कि वह फैसला कई दिनों बाद सुनाएंगे और तब तक गांधी जी को आजाद रहने की अनुमति दी। इसी बीच राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक और कई अन्य मुख्य वकील बिहार से वहां पहुंच गए। उन्होंने गांधी जी से सलाह की। गांधी जी ने पूछा, अगर मुझे जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे? एक वरिष्ठ वकील ने कहा, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। अगर आप जेल चले गए तो सलाह किसे देंगे? तब हम घर लौट जाएंगे। गांधी जी ने वकीलों से पूछा, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा? यह सुनकर सभी वकील आपस में विचार करने के लिए अलग हो गए। राजेंद्र प्रसाद ने बाद में लिखा कि उस बातचीत का यह नतीजा था कि वकील आपस में सोचने लगे कि गांधी जी तो यहाँ पूरी तरह अनजान व्यक्ति है, फिर भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है। अगर हम जो यहीं के निवासी है और किसानों की सेवा करने का दावा करते हैं, ऐसे समय में उन्हें छोड़कर घर लौट जाए तो यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक पलायन होगा। वकील वापस गांधी जी के पास आए और बोले कि वे जेल जाने तक उनके साथ रहेंगे। यह सुनकर गांधी जी खुशी से बोले, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। फिर उन्होंने एक कागज लिया, वकीलों को जोड़े में बांट दिया और लिखा कि कौन सा जोड़ा कब जाकर गिरफ्तारी देगा। कुछ दिन बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट की ओर से एक पत्र मिला जिसमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मामला वापस लेने का आदेश दे दिया है। इस तरह भारत के इतिहास में पहली बार सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई। इसके बाद गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों की व्यापक जांच शुरू की। लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और उनके दस्तावेज और सबूत इकट्ठे किए गए। पूरा इलाका जांचकर्ताओं की सक्रियता और जमींदारों के विरोध में गूंज उठा। जून महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेड, जो उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने उन्हें बुलाया। वहां जाने से पहले गांधी जी ने अपने साथियों से मुलाकात की और यह योजना बना ली कि अगर वे वापस ना लौटे तो वे सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस को जारी रखेंगे। गांधी जी की 4 लंबी बैठकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हुई। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप सरकार ने इंडिगो किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक आधिकारिक कमीशन बनाया। इस आयोग में जमींदारों, सरकारी अधिकारियों और गांधी जी को रखा गया, जहां गांधी जी किसानों के अकेले प्रतिनिधि थे। गांधी जी लगातार 7 महीने तक चंपारण में रहे और बाद में कुछ छोटी छोटी यात्राएं और की। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि यह यात्रा सिर्फ कुछ दिनों की होगी, लेकिन एक अनपढ़ किसान यानी कि राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर शुरू हुई यह यात्रा लगभग 1 साल तक चली और गांधी जी के जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ बन गई। आधिकारिक आयोग ने जमींदारों के खिलाफ बहुत सारा सबूत इकट्ठा किया। यह देखकर जमींदार सिद्धांत रूप से किसानों को पैसा लौटाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गांधी जी से पूछा, लेकिन हमें कितनी रकम लौटानी होगी? जमींदार सोच रहे थे कि गांधी जी पूरी राशि मांगेंगे जो उन्होंने किसानों से धोखाधड़ी करके ली थी, लेकिन गांधी जी ने उन्हें सिर्फ 50% लौटाने को कहा। ब्रिटिश मिशनरी रेवरेंड जे.जेड. होज ने लिखा कि गांधी जी इस मामले में दृढ़ रहे। जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% वापस करने का प्रस्ताव रखा और गांधी जी ने उन्हें उनके शब्दों पर ही स्वीकार कर लिया, जिससे गतिविरोध टूट गया। यह समझौता आयोग द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। गांधी जी ने समझाया कि राशि की मात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि यह महत्वपूर्ण था कि जमींदारों को हिस्सा लौटाना पड़ा और साथ ही उनका सम्मान और सत्ता कुछ हद तक कम हुई। अब किसान देख सकते थे कि उनके भी अधिकार है और उनके भी रक्षक है। उन्होंने हिम्मत और साहस सीख लिया। इस घटना ने गांधी जी की स्थिति को सही साबित किया।
कुछ ही सालों में ब्रिटिश जमींदारों ने अपनी संपत्तियां छोड़ दी और वे किसानों के अधिकार में लौट गई। इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग भी समाप्त हो गई। गांधी जी कभी केवल राजनीतिक या आर्थिक हल से संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने देखा कि चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है और उन्होंने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने शिक्षकों की आवश्यकता की अपील की। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो युवा शिष्य और उनकी पत्नियां इसके लिए आगे आई और कई लोग बॉम्बे, पुणे और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से भी आए। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी आश्रम में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप 6 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोले गए। कस्तूरबा गांधी ने आश्रम के नियम, व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक स्वच्छता सिखाई। गांवों की स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब थी। गांधी जी ने एक डॉक्टर को 6 महीने तक मुफ्त सेवा देने के लिए तैयार किया। वहाँ सिर्फ 3 दवाइयाँ थी। पहली कैस्ट्रोल ऑयल, दूसरी क्विनीन और तीसरी सल्फर ऑयलमेंट। जिसकी जीभ पर परत होती थी उसे कैस्ट्रोल ऑयल दिया जाता था। जिसे मलेरिया होता था उसे क्विनीन और कैस्ट्रोल ऑयल दोनों दिया जाता था। और जिसकी त्वचा पर फोड़े या दाने होते थे उसे सल्फर ऑयलमेंट और कैस्ट्रोल ऑयल दोनों दिया जाता था। गांधी जी ने देखा कि महिलाओं के कपड़े बहुत गंदे हैं। उन्होंने कस्तूरबा गांधी से कहा कि वे महिलाओं से इस बारे में बात करें। एक महिला ने कहा, मेरे पास ना कोई सिंदूर है ना कपड़ों की अलमारी। जो साड़ी मैं पहने हूँ वही मेरी एकमात्र साड़ी है। चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी आश्रम के कामों पर ध्यान देते रहे। वह डाक से निर्देश और हिसाब किताब मांगते थे। एक बार उन्होंने लिखा कि पुराने शौचालय के गड्ढों को भर दो और नए गड्ढे खोदो, नहीं तो उनमें बदबू आने लगेगी। चंपारण का आंदोलन गांधी जी के जीवन का एक मोड़ था। उन्होंने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस यह घोषणा की अंग्रेज मुझे मेरे अपने देश में आदेश नहीं दे सकते। लेकिन चंपारण आंदोलन किसी विद्रोह से नहीं बल्कि गरीब किसानों की परेशानी दूर करने के प्रयास से शुरू हुआ था। यही गांधी जी का तरीका था। उनकी राजनीति लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। उनकी निष्ठा विचारों या सिद्धांतों से नहीं बल्कि जीवित और दुखी इंसानों से थी। गांधी जी जो भी काम करते थे उनमें उनका उद्देश्य एक नए आजाद भारतीय का निर्माण करना था। ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र बना सके। चंपारण के आंदोलन की शुरुआत में चार्ल्स फियर एंड्रयूज, जो कि एक अंग्रेज और गांधी जी के अनुयायी थे, उनसे मिलने आए। वे फिजी द्वीप जाने से पहले गांधी जी को अलविदा कहने आए थे। गांधी जी के साथियों ने सोचा कि एंड्रयूज को चंपारण में रुक जाना चाहिए ताकि वे उनकी मदद कर सके। एंड्रयूज तैयार थे लेकिन गांधी जी ने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम सोचते हो कि इस असमान संघर्ष में एक अंग्रेज हमारे साथ होगा तो हमें लाभ होगा। यह तुम्हारे दिल की कमजोरी दिखाता है। हमारा उद्देश्य सही है और हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि श्री एंड्रयूज अंग्रेज है, हमें उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, गांधी जी ने हमारे मन को ठीक पहचान लिया था। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता का सबक सिखाया। इस तरह आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और किसानों की मदद, ये तीनों बातें गांधी जी के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।